अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है प्रोफ़ेसर ख़ालिद ख़ान। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ़ ग्रेनाडा स्पेन में इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेडेटरी जर्नल्स के बारे में और इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजील सईद। सजील, आप अपना इंट्रोडक्शन कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर खालिद, मुझे आज के इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो आपने बुलाया उसके लिए बेहद शुक्रिया। मैं डॉक्टर सजील सईद हूँ और मैं चेयरमैन हूँ चैम्बर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट का। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी तक 5000 से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर चुकी है रिसर्च के हवाले से। और हमारा आगे का भी एम्बिशन यही है कि हम पाकिस्तान के अलावा इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और जितने भी ममालिक हैं, वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम आगे रिसर्च की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक यू डॉक्टर खालिद वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस लेक्चर। नो थैंक यू सजील फॉर मेकिंग द टाइम एंड द टाइम डिफरेंस। जैसे आप वीडियो या पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो सूरज निकला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त यस जी, रात है। बहरहाल, यस जी। अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले आपको ये गुच्ची का बैग दिखाते हैं। जैसे कि हमें ये शक होता है कि क्या ये बैग जेन्युइन है या काउंटरफिट या फेक है। उसी तरह से हमें जर्नल्स के बारे में भी ये शक हो सकता है। और उसे कैसे टेस्ट किया जाए, इसके लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जर्नल क्या चीज़ है। तो जर्नल एक पब्लिकेशन है जिसका कि एक टाइटल है, उसके अंदर कंटेंट है जो कि आर्टिकल्स हैं। और ये आर्टिकल कभी रिसर्च डेटा पे बेस होते हैं, कभी ऑथर्स के ओपिनियन पे बेस होते हैं बगैर डेटा के। और एक तरह से ये एक फोरम है जहाँ से कि एक साइंटिस्ट अपने रीडर या एक क्लिनिशियन से कम्युनिकेट कर सकता है, या क्लिनिशियन भी एक और क्लिनिशियन से कम्युनिकेट कर सकता है। और आम तौर पे ओरिजिनल पब्लिकेशन सिस्टम के अंदर जब प्रिंट इशू होता था, तो जो पढ़ने वाला है वो उसको पढ़ने के लिए पैसे देता है, ऑथर कोई पैसे नहीं देता। और जर्नल अपने अखराजात के बाद जो उसके पास पैसे बच जाएं वो उसका प्रॉफिट बन जाता है। तो इस किस्म के एक जेन्युइन जर्नल के लिए जर्नल का ओनर एक चीफ एडिटर अपॉइंट करेगा। उसको एक एडिटोरियल बोर्ड और एक सेट ऑफ एडिटर्स मिलेगा। मिसाल के तौर पे इस जर्नल में जहाँ पे मैं चीफ एडिटर था, हमारे पास इतने सारे एडिटर्स थे और इतने सारे एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स थे। हम लोगों ने जर्नल के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जिसके लिए गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, इंक्लूडिंग कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स या कोप। इस स्ट्रेटजी के ज़रिए हम पेपर्स को असेस करते हैं। काफ़ी सारे पेपर्स को रिजेक्ट कर देते हैं, जिन्हें एक्सेप्ट करते हैं उनसे हमारे जर्नल का कंटेंट बन जाता है। और हमारा पब्लिशर इस कंटेंट को बेचता है उन लोगों को जो कि इसे पढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे सारे साइंटिफिक सब्जेक्ट को कंसिडर करते हुए ये एक 2021 की रिपोर्ट हमें बताती है कि देर आर अराउंड 48,000 जर्नल्स, और इनमें से तकरीबन 16,000 के करीब हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड हैं, और उनमें से सिर्फ 5,000 पबमेड में हैं। और यकीनन इन 16,000 के अलावा और जर्नल्स भी हैं जो कि एक प्रेडिटरी या फेक कैटेगरी में शामिल होंगे। अब ये तो हमने बात की ट्रेडिशनल जर्नल की जहाँ पे सब्सक्राइबर या रीडर पे करता है। इस किस्म के जर्नल तो अब ख़त्म हो रहे हैं। आजकल तो वेबसाइट पे जर्नल बनेगा और पढ़ने वाले को फ्री आर्टिकल अवेलेबल होगा, और शायद सबमिट करने वाले ऑथर को या उसके इंस्टीट्यूशन को जर्नल को आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इस किस्म के जी, जर्नल्स अपने वेबसाइट पर अपने क्रेडेंशियल्स पहले पेज पर बताएंगे। और ये डिजिटल मार्केट जो है हेल्थ के फील्ड में 75% से ज़्यादा जो है वो अब डिजिटल ही है। सब्सक्रिप्शन फॉर्मेट तो डिसअपियर हो गया।
और ओपन एक्सेस या डिजिटल जर्नल्स हम DOAG की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये एक जेन्युइन लिस्टेड जर्नल है या नहीं है। और ये ओपन एक्सेस मार्केट ने ही एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है प्रेडेटरी जर्नल्स के लिए। हेल्थ केयर रिसर्च मार्केट जो है वो टोटल पब्लिशिंग मार्केट का तकरीबन हाफ है। तो यानी 14 बिलियन इस मार्केट की वैल्यू है। और जिस तरह से हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में बोगस और जेन्युइन बिजनेसेस मौजूद हैं, इसी तरह पब्लिकेशन में भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू और परसिस्ट करता है। सो प्रेडेटरी जर्नल कैसे बनेगा? आइडिया ये होगा कि दिखाया ये जाए कि ये ओरिजिनल ही लगता है, लेकिन काम चीपली किया जाए। जर्नल का नाम तकरीबन वही होगा जो कि एक रिकग्नाइज्ड जर्नल का है, लेकिन एडिटोरियल बोर्ड और एडिटर्स के नाम शायद फेक हों, शायद उनमें कोई एक आध जेन्युइन भी हो। ऑथर जब सबमिट करेगा आर्टिकल तो उससे पैसे लिए जाएंगे, और शायद उससे कॉपीराइट ना लिया जाए, या शायद वो भी ले लिया जाए। और पीयर रिव्यू नहीं होगा, और आर्टिकल सिस्टम में एंटर होने के फ़ौरन बाद ही पब्लिश हो जाएगा। तो अब सही। चैलेंज एज एन ऑथर ये है कि अगर आपको कोई इनविटेशन मिला कि आइए हमारे पास सबमिट कीजिए पेपर, तो आप कैसे ये आइडिया लगाएं कि ये इनविटेशन जेन्युइन है या फेक है? हम्म। क्या ख्याल है सजील? यहाँ तक तो बात क्लियर हुई आपको? जी डॉक्टर खालिद, आई थिंक आपने सभी एक्चुअली कवर कर लिए कि जेन्युइन जर्नल क्या है और पीडियाट्री जर्नल क्या है। और जो कि मुझे एक समराइज अगर मैं करता हूँ तो फर्क सबसे ज्यादा पैसों का आ रहा है कि एक तरफ अगर बात की जाए जर्नल की तो वो जो जर्नल है, जेन्युइन जर्नल जो है, वो पैसे इतने ज्यादा मांग नहीं रहा, जबकि पीडियाट्री जर्नल का जो कारोबार है वो डिपेंड ही पैसे पे कर रहा है। और जबकि जेन्युइन जर्नल कभी भी आपसे ये नहीं कह रहा कि हम आपकी पब्लिश कर देंगे, बल्कि वहां पे ऑथर तरस रहा है कि काश को पब्लिश हो जाए। पीडियाट्री जर्नल तो पहले ही कह देता है कि हाँ, हम हमारी आपकी जो आर्टिकल है वो पब्लिश कर देंगे। और ये क्लेम करना तभी पॉसिबल है अगर वो रिव्यू, पी रिव्यू के प्रोसेस से ही नहीं गुजरा। ठीक है, तो आई गेस पीडियाट्री जर्नल और जेन्युइन जर्नल का, थैंक यू डॉक्टर खालिद, आपने इसका जो फर्क है वो आपने अच्छे से डिस्कस तो कर दिया, बट आई हैव सम फ्यू क्वेश्चंस, अगर हम उस या पे अगर हम बहस कर सकें। लेट्स प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड। तो डॉक्टर खालिद, जैसे कि अभी आपने डिस्कस किया है प्रीडेटरी जर्नल को और जेनवाइन जर्नल को, अब मेरा सवाल पहला ये है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जर्नल्स प्रीडेटरी हैं या नहीं। अब इस सवाल की थोड़ी तशरीह भी मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जिस, लेट से मैं जिस यूनिवर्सिटी से मैं बिलोंग करता था, उसके तकरीबन कोई 8 से 9 जर्नल्स थे। उनमें से सिर्फ एक ऐसा जर्नल था जो कि एचईसी से इंडेक्स था। बाकी 7-8 जितने भी जर्नल्स थे उस यूनिवर्सिटी के, वो सारे के सारे एचईसी से भी इंडेक्स्ड नहीं थे। तो क्या वो जो 7-8 जो बाकी जर्नल्स रह गए हैं, क्या वो सारे के सारे प्रीडेटरी हैं ऑथर के लिए, कि क्या वो सारी जितने भी जर्नल्स रह गए हैं वो प्रीडेटरी हो जाते हैं ऑथर के लिए। एंड सेकेंडली, बहुत से क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च का इतना ज़्यादा स्कोप होता नहीं है, और यहाँ पे जो रिसर्च जर्नल्स हैं वो खुद ही स्टूडेंट्स के या खुद ही टीचर्स के पीछे पड़े होते हैं कि प्लीज सेंड कर दें पेपर, हम आपका पेपर एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके का बोगस निज़ाम जो है, क्या इस तरीके के बोगस निज़ाम जिसमें रिव्यू भी बस ऊपर ऊपर से हो रहा है, क्या ऐसे जर्नल्स क्या जेनवाइन जर्नल्स में आएंगे या फिर डेटरी में आएंगे? अब देखें, प्रेडेटरी जो लफ्ज़ है, इसके डिक्शनरी के लिहाज से मीनिंग को देखा जाए तो वो यही है कि एक प्रेडेटर जो है वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो जहाँ जी जी। एक्सप्लॉइटेशन का एलिमेंट आ जाए और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस ना हो, यानी कि आर्टिकल के पीयर रिव्यू के ज़रिए जो उसकी क्वालिटी एनहेंस की जाती है, वो सिस्टम वेल एस्टेब्लिश ना हो, तो इस सूरत में फिर कहा जा सकता है कि ये जर्नल प्रेडेटरी है। हम्म, अब आपके सिंपल आपके सवाल का सिंपल जवाब ये है कि पाकिस्तान में ज़रूर जेन्युइन जर्नल्स हैं, लेकिन प्रेडेटरी भी होंगे।
तो अगर हम सही। पबमेड में जाएँ तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये 5 जर्नल लिस्टेड हैं जो कि पबमेड में हैं। लेकिन सही, हमारी हायर एजुकेशन कमीशन और पीएमडीसी के अंदर 100 से ज़्यादा हेल्थ जर्नल्स लिस्टेड हैं। सही, ऑब्वियसली सही। जिन्होंने अपने आप को लिस्टिंग के लिए पेश किया, उन्होंने हायर एजुकेशन काउंसिल और पीएमडीसी को यकीन दिलाया कि हमारे पास एक जेन्युइन पीयर रिव्यू सिस्टम है। हम हुँ, लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करते। और जब उन्हें ये असेसमेंट करके यकीन हो गया, तो उसके बाद उन्होंने इन्हें इस लिस्ट में डाल दिया। सही। ऑब्वियसली इस लंबी लिस्ट में से यहाँ पीएमडीसी के 6-7 जर्नल हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 2 ही उनमें से यहाँ पबमेड में नज़र आ रहे हैं, बाकी तो आपको पबमेड में नज़र नहीं आएँगे। ये आपको हुँ, हायर एजुकेशन काउंसिल और पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाके उनकी लिस्टिंग में चेक करना पड़ेगा। हुँ, तो वहाँ से जाके आपको ये पता चल जाएगा कि ये जर्नल लिस्टेड है। उस सूरत में हम इसे ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है। अब सही। नए जर्नल को लिस्ट में एंटर होने के लिए कहीं न कहीं से स्टार्ट तो लेना पड़ेगा। हुँ, तो इमर्जिंग जर्नल्स को हाँ, ये चैलेंज होता है कि वो अपनी इमर्जिंग स्टेट में जब तक कि वो लिस्ट नहीं हो जाते, हुँ, किस तरह से उन्हें बिहेव करना चाहिए। ये एक चैलेंज है, क्योंकि अदरवाइज़ हुँ, उस वक़्त तक जब तक कि वो लिस्ट ना हो जाएँ, उनको हुँ, प्रेडेटरी लिस्टिंग में कंसिडर किया जा सकता है। सही। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये कुछ दिन पहले ही मुझे एक ईमेल आई कि इस किस्म की ईमेल आपको भी रोज़ाना ही मिलती होगी। हुँ, तो मुझे भी ये ईमेल मिली कि भई आप अपना एक आर्टिकल हमारे पास सबमिट कीजिए। ये हमारे जर्नल का नाम है। हुँ, मुझे अम, चूँकि इस किस्म के इन्विटेशन आते हैं, तो हुँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये इन्विटेशन जेन्युइन है या नहीं है। तो हुँ, मैंने पबमेड में जाके चेक किया तो यकीनन वहाँ पे एक जर्नल मौजूद है जिसका नाम है लैबमेड। सही, सही। तो शुरू में तो मुझे लगा कि ये तो एक अच्छा इन्विटेशन आ गया है। ये जर्नल पिछले हुँ, 10 साल से आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द हुँ, लिस्टिंग इन पबमेड। बहरहाल जब इसे आगे चल के मैंने वेबसाइट में जाके देखा, तो जो जर्नल पबमेड में कहलाता है लैबमेड, हुँ, उसका एक्चुअली पूरा नाम है लेबोरेटरी मेडिसिन और हुँ, लैबमेड उसका शॉर्ट नेम है। हुँ, और जिस जर्नल ने मुझे इन्विटेशन भेजा है, वो ये जर्नल है, जिसका हुँ, नाम ई लैबमेड है। तो हुँ, ये एक नया जर्नल है। ये एक एस्टैब्लिश्ड पब्लिशर का जर्नल है। इन्होंने ऑब्वियसली एक नया जर्नल शुरू किया है और हुँ, यकीनन इनकी ये कोशिश होगी कि आगे चल के ये जर्नल लिस्ट हो जाए। ऐसे ही। इसलिए ये लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपने आर्टिकल्स हमारे पास सबमिट कीजिए। हुँ, मैंने तो अपना आर्टिकल इनके पास सबमिट नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया, उम्मीद ये है कि ये उनका पीयर रिव्यू अच्छी तरह से करेंगे जैसे करना चाहिए। हुँ, और इस दौरान में जब तक कि ये लिस्ट नहीं हो जाते, ये हुँ, इन्विटेशन इनका फ्री ऑफ चार्ज है। हुँ, तो इस तरह से ये अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं प्रेडेटरी जर्नल से हुँ, जहाँ पे चार्ज लिया जाता है। हुँ, मैं समझ गया। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि नए जर्नल ने भी वही ट्रिक इस्तेमाल की जो प्रेडेटरी जर्नल करते हैं कि नाम उन्होंने ऐसा रखा हुँ, जो कि इमीडिएटली जेन्युइन और अट्रैक्टिव लगे हुँ, और यकीनन इन्हें कुछ हद तक इस में कामयाबी होगी, क्योंकि हुँ, ये भी काफ़ी करीब आ गए थे मुझे भी ट्रिक करने में, हुँ, क्योंकि नाम की वजह से और पबमेड में चेकिंग की वजह से ये लगा कि ये एक जेन्युइन आइटम है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, अगरचे अभी तक ये नहीं है। सही। तो यानी कि बात तो वही होगी कि जितने भी जर्नल्स हैं, अगर वो एचईसी से इंडेक्स नहीं है या अगर वो पबमेड पे या किसी भी जगह से इंडेक्स नहीं है, वो ऑथर के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल नहीं। सबमिट कराए। उसे रुकना चाहिए, उसे उसी जर्नल्स को टारगेट करना चाहिए जो कि एक अच्छे जर्नल्स कंसिडर हो रहे हैं। इसी से मेरा अगला सवाल आता है क्यूरियस के हवाले से। अब क्यूरियस एक ऐसा जर्नल है जो कि पबमेड इंडेक्स तो है,
पबमेड इंडेक्स होने के साथ-साथ इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी है, तकरीबन 1 का इम्पैक्ट फैक्टर चल रहा है। इसके अलावा इस ये ऐसा जर्नल है जिसकी एक्सेप्टेंस रेट भी अच्छी है, तकरीबन 50 टू 60% है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि क्यूरियस एक अच्छा जर्नल नहीं है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूँ, वो जो स्टूडेंट जो कि यूएसएमएलई के लिए बाहर यूएस में अपनी रेजिडेंसी पाथवे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो रिसर्चेस जो शो करा रहे होते हैं, और अगर वो शो कराते हैं क्यूरियस वाली रिसर्चेस, तो कहा यही जाता है कि ये सीवी पे अच्छा कंसिडर नहीं होता। तो क्या क्यूरियस जो कि पबमेड इंडेक्स्ड भी है, क्या वो प्रीडेटरी है या नहीं है? ओके, ये अच्छा सवाल है आपका। ये सवाल पिछले 5 साल से कई फोरम पे डिस्कस हो रहा है। यही एग्ज़ैक्ट सवाल। सही। मिसाल के तौर पे रिसर्चगेट पर एक डिस्कशन फोरम 2020 में कंसिडर करता है कि क्या क्यूरियस हुँ, पब्लिशिंग ओवर देयर इज़ वर्थ इट और अ वेस्ट ऑफ टाइम। हुँ, अब 2020 में जब क्यूरियस एक नया जर्नल था, हुँ, शायद उस वक़्त ये लिस्ट नहीं हुआ था पबमेड में। हुँ, शायद उस वक़्त ये फ्री ऑफ आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज पब्लिकेशन करता था, और हुँ, शायद इसका पब्लिकेशन रेट भी काफ़ी हाई था, 60 से भी शायद ज़्यादा हो। तो इस वजह से लोगों को उस वक़्त शक डेवलप हुआ। हुँ, लेकिन जो हमने चेकिंग की है, ये यकीनन एक वेल रिकॉग्नाइज्ड पब्लिशर का जर्नल है। स्प्रिंगर नेचर इज़ अ वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश्ड, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री इस पब्लिशर की है, और इस जर्नल का पीयर रिव्यू प्रोसेस भी है, और ये अब आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज भी लेता है। हुँ, आज के दिन में हम ये नहीं कह सकते कि ये एक प्रेडेटरी जर्नल है। सही। अब ये तो एक सवाल हुआ। अब एक दूसरा हुँ, अलहदा सवाल है, क्या इस जर्नल में पब्लिश करना आपके लिए वैल्यूएबल है? हुँ, दैट इसका इज़ जवाब जो है वो इस सवाल में एम्बेडेड नहीं है कि ये प्रेडेटरी है या नहीं है। हुँ, ये एक मुख्तलिफ सवाल है। यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस ऑफ इंटरेस्ट कौन है? हुँ, सही। अगर वो एक हाई लेवल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, जो कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में पब्लिकेशन देखना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली क्यूरियस की पब्लिकेशंस को वैल्यू नहीं करेगा। हुँ, मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की वेबसाइट पे लिस्टेड जर्नल्स हैं, अगरचे हुँ, वो प्रेडिटरी नहीं हैं, लेकिन अगर वो हुँ, पबमेड में नहीं है, तो शायद यूरोपियन सेटिंग में उन पब्लिकेशंस को इतनी वैल्यू ना दी जाए। अगरचे ऐसे। पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट प्रोपोशन प्रमोशन के लिए उन पब्लिकेशंस को वैल्यू दी जाएगी। हुँ, तो आपकी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जहाँ पे आप अपना इम्पैक्ट पब्लिकेशन के ज़रिए क्रिएट करना चाहते हैं, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, और उसके लिहाज सही। से फिर आपको अपनी जर्नल चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक, ठीक। मैं समझ गया हूँ कि हमें जनरल के हिसाब से, अगर एक जगह है, लेट्स से यूएस की बात की जाए, यूके की बात की जाए, ऑब्वियसली अगर वहाँ पे पबमेड इंडेक्स जर्नल्स का चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने आर्टिकल्स भी, अगर हम उधर ही की रेज़िडेंसी पाथवे में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें भी फिर देखना पड़ेगा कि कौन से जर्नल्स पबमेड इंडेक्स्ड हैं, और उन्हीं में फिर सबमिट कराना पड़ेगा। तो ये वही बात है कि हर कंट्री टू कंट्री, हर रीजन टू रीजन, ये सारे जर्नल्स का ये सब वेरी कर रहा होता है। तो ऑथर को भी फिर आई फ़ील कि देखना पड़ेगा कि किस जगह पे क्या चीज़ एप्लीकेबल है, आई गेस। आई थिंक नए ऑथर्स के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। इसको हुँ, ज़रा देखा जाए, क्या ख्याल है सजील? जी, जी। अच्छा डॉक्टर खालिद, मेरा एक सवाल है आपसे हुँ, हुँ। कि क्या इंडेक्स जर्नल्स प्रीडेटरी होते हैं या नहीं? और इसमें मुझे एक ईमेल भी मैं अपनी शो कराना चाहता हूँ यहाँ पे साथ ही, कि अब मेरा सवाल में 4 चीज़ें वैसे मैंने यहाँ पे टिक के फॉर्म पे लिख दी हैं। गूगल स्कॉलर, डीओजी, आईएसएसएन नंबर और स्कोपस वेब ऑफ साइंस। अच्छा, जब भी आपको ईमेल रिसीव होती है, जैसे अगर मुझे भी कभी ईमेल रिसीव होती है किसी भी जर्नल से, वो जर्नल लिख देता है यहाँ पे कि ये जर्नल है, उसका गूगल स्कॉलर से भी वो इंडेक्स्ड है, वो उसका आईएसएसएन नंबर भी है, वो डीओएजी के साथ भी इंडेक्स्ड है, और साथ में वो कभी-कभी तो नहीं बल्कि हर दफ़ा यही क्लेम करता है कि उसकी इंडेक्सेशन वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, कभी-कभी वो कहता है कि पबमेड से भी इंडेक्स्ड है।
तो क्या ऐसे जर्नल जो कि हमें ईमेल्स कर रहे हैं, क्या ये जर्नल्स प्रेडेटरी हैं या ये जर्नल जितने भी हमें ईमेल्स आ रही होती हैं, क्या वो जेन्युइन जर्नल्स हैं? ठीक है, तो इसका जवाब सिंपल जवाब है मे बी। सही है, अ, सही है, बेसिकली आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। तो सही है। जो वो क्लेम कर रहे हैं अपने ईमेल में, इनविटेशन ईमेल में, उसको डबल चेक कीजिए, उनकी वेबसाइट को चेक चेक कीजिए। जैसे मैंने पहले ठीक, ठीक। बताया है, कोशिश करें कि चेक करें कि उनके एडिटर्स रियल रिसर्चर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। उनके प्रीवियस इश्यूज को जाके चेक करें कि क्या उन्होंने पब्लिश किया है पिछले सालों में। लेकिन आप सही। अ, एक और चीज़ भी कर सकते हैं। आप जाएँ बील्स लिस्ट, एक वेबसाइट है जो ठीक है, बील साहब ने बनाई। इनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक आर्टिकल लिखा है 2013 में, सो दिस इज़ नॉट अ न्यू क्वेश्चन। सही This है, list still exists where you can check whether a particular journal inviting you is on this list or not. अच्छा, ये ठीक, लिस्ट ठीक। बनाने के लिए काफ़ी सारी चेक लिस्ट मौजूद होती हैं जिन्हें अप्लाई किया जाता है जी, जर्नल के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ये मैं अपनी किताब से आपको दिखा रहा हूँ। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि एक सब्सक्रिप्शन जर्नल ऑथर को चार्ज नहीं करता, प्रेडेटरी करता है। सब्सक्रिप्शन हुँ, फ़ी लेता है सब्सक्रिप्शन जर्नल। प्रेडेटरी जर्नल के बारे में हमें यकीन नहीं है। शायद लेता सही। हो, शायद ना लेता हो। हुँ, लेकिन ओपन एक्सेस जर्नल यकीनन नहीं लेता। तो इस सही, किस्म सही। के क्राइटेरिया अप्लाई करके बील साहब और लोगों ने हुँ, जर्नल्स की असेसमेंट की है। सही, सही। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, इन्होंने भी एक लिस्ट जनरेट की है क्राइटेरिया कि क्या कौन सा जर्नल प्रेडिटरी है, कौन सा नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया। अब मज़े सही। की बात यह है कि कमेटी ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स के एक मेंबर हैं, एक पब्लिशर हैं, एकेडमिक बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक स्टडी की। इन्होंने अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके वो मेंबर हैं, उसके क्राइटेरिया को अपने ही जर्नल्स के ऊपर अप्लाई किया, और हुँ, उन्हें पता चला कि उनके तो काफ़ी सारे जर्नल प्रेडेटरी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक होम मैसेज ये बनता है कि जेन्युइन को प्रेडेटरी से डिस्टिंग्विश करना आजकल की दुनिया में, जहाँ ओपन एक्सेस जेन्युइन जर्नल्स मौजूद हैं, हुँ, और एक्चुअली मेजॉरिटी ओपन एक्सेस जेन्युइन जर्नल्स हैं जो कि आर्टिकल हुँ, प्रोसेसिंग चार्ज के ज़रिए अपने बिजनेस मॉडल को मेंटेन करते हैं। हुँ, इस किस्म की दुनिया में अब ये डिस्टिंग्विश करना इतना आसान हुँ। काम नहीं है। सही, कभी सही। कभार आप गलती कर देंगे। हुँ। तो इस बात को जहन में रखते हुए सजील, आपका क्या टेक होम मैसेज होगा यंग रिसर्चर्स के लिए? मेरा टेक होम मैसेज यंग रिसर्चर्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसा शायद 4-5 साल पहले 2020 में जब मेरी पहली पब्लिकेशन हुई थी, तब अगर कोई मुझे देता तो वही मैं बाकी यंग रिसर्चर्स को भी देना चाहता हूँ, कि जितने भी यंग रिसर्चर्स हैं जब उनकी पहली, दूसरी पब्लिकेशंस होती है, अच्छा जब पहली पब्लिकेशन से पहले तो उनको कोई भी ईमेल, कोई भी स्पैम ईमेल, कोई भी किसी प्रेडेटरी जर्नल की ईमेल नहीं आती। लेकिन जैसे ही उनकी पब्लिकेशन होती है, उसके बाद उनका ईमेल भर जाता है प्रेडेटरी जर्नल से, भर जाता है ऐसी जगहों से कि ये आर्टिकल हमारी बुक के अंदर पब्लिश कर दें, उनका पूरी ईमेल इस जगह से भर जाती है कि अगला जो भी आर्टिकल है वो पब्लिश कर दें। कुछ जर्नल्स हैं वो ये भी क्लेम करते हैं कि हम आपका आर्टिकल विद इन 2 वीक्स या फिर विद इन अ वीक आपको पब्लिश करके पकड़ा देंगे। कुछ जर्नल्स हैं जो कि इवन ये भी कह देते हैं कि हम आपका आर्टिकल शायद 1 वीक में पब्लिश करा दें और शायद पैसे भी ना लें। तो मेरी उन तमाम यंग रिसर्चर्स से गुजारिश यही है कि आप तमाम लोगों ने जस्ट बिकॉज़ के किसी जगह पे पैसे इन्वॉल्व नहीं है या फिर जस्ट बिकॉज़ के किसी जगह पे फ़ास्ट पब्लिकेशन है। फ़ास्ट पब्लिकेशन से मुराद यही है, अगर कोई बंदा आपको गारंटी कर रहा है कि आपकी पब्लिश कर देगा, इसका मतलब है वो आपके आर्टिकल को रिव्यू नहीं कर रहा। तो किसी भी जगह का अगर फ़ास्ट रिव्यू है, विद इन 2 वीक्स वो पब्लिश कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पीछे गड़बड़ हो रही है। तो उस गड़बड़ को जाँचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू कि आप लोगों को
जितनी भी ईमेल्स अभी जितने भी रिसोर्सेज जो जो कि डॉक्टर खालिद ने अभी बताए हैं, जैसे डीओएजी आईएसएसएन नंबर चेक करना है, स्कोपस की वेबसाइट पे जाके उन तमाम वेबसाइट पे जाके आपने चेक करना है कि वो जर्नल लिस्टेड भी है या नहीं। अगर वो लिस्टेड है, देन यू कैन सी कि अगर वो आपके आगे के फ्यूचर गोल्स के साथ फिर अलाइन भी कर रहा है कि नहीं। अब अगर वो लिस्टेड है और अगर वो अलाइन ही नहीं कर रहा, वो नॉन पबमेड है लेट्स से, तो वो नॉन पबमेड वाला जो जर्नल है उसके अंदर अगर आप अपना आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं और कल को आप यूएस या यूके जा रहे हैं, तो हो सकता है वो आर्टिकल आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा ना पहुँचाए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सोच समझ के ही आपने उठानी है। तो यही मेरा एक काइंड ऑफ टेक होम मैसेज है तमाम यंग रिसर्चर्स को। सजील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर खालिद।